प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हूं और आज मैंने कोशिश किया है कि लगभग आपके सभी टॉपिक से कुछ बातें आप लोगों को रिवीजन करवा दें। और आज आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है एक पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। राष्ट्रीय इनकम किसे कहते हैं? पहला कह रहा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर। दूसरा कह रहा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल आय जोड़कर। तीसरा कह रहा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर विदेशी सब्सिडी जोड़कर। और नेक्स्ट कह रहा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी प्राप्ति निवल आय को घटाकर। आपको बताना है कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। आपके हिसाब से फटाफट उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे होगा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर यहाँ होगा। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, बिल्कुल सही हो जाएगा। सब्सिडी को जोड़ लेंगे और जो आपका मूल्य ह्रास है और जो आपका अप्रत्यक्ष कर है इसको घटा देते हैं, सब्सिडी को जोड़ लेते हैं, यही आपका राष्ट्रीय इनकम हो जाता है। आपको मैंने राष्ट्रीय इनकम बहुत अच्छे से समझाया था, तो उम्मीद है याद होगा। भारत में एलपीजी लागू करने के बाद कौन सी घटना नहीं घटित हुई? पहला कह रहा है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया। दूसरा कह रहा है एफडीआई का अंतर्वाह बढ़ा। तीसरा कह रहा है विदेशी व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ा। चौथा कह रहा है जीडीपी में कृषि के अंश बृहद रूप से बढ़ गया। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सॉल्व कराई हूँ, आज रिपीटेड है, देखते हैं याद है या नहीं आप लोगों को। ये सारी चीज़ें आपका कई बार हो चुका है, तो आप सभी को पता है जीडीपी का हिस्सा कृषि में धीरे धीरे करके घट गया। पहले बहुत ज़्यादा था, फिर बहुत कम हो गया। ये नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। विदेशी भंडार भी बढ़ा, एफडीआई का अंतर्वाह भी बढ़ा और व्यापार में निर्यात भी बढ़ा, लेकिन जीडीपी में कृषि का योगदान घट गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित कौन सी बातें हैं जो सही हैं? पहला कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका 5वां, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार। कह रहा है क्या जो कृषि है ये हमारे राष्ट्रीय आय और रोजगार में योगदान देता है। दूसरा कह रहा है औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या ये औद्योगिक विकास करता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है? तीसरा कह रहा है खाद्यान्नों की आपूर्ति। क्या ये खाद्यान्नों की आपूर्ति करता है? चौथा कह रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी। क्या ये प्रचंड बेरोजगारी से जुड़ा है? पाँचवा कह रहा है उपरोक्त सभी विशेषताएं कृषि के भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि से जुड़ी हुई हैं। और आप सभी को मैंने बताया था हमारी विशेषता क्या है, तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी बातें बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रीय आय का स्रोत है, रोजगार सबसे ज़्यादा देता है, औद्योगिक विकास इसी से है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी पे निर्भर है, खाद्यान्न आपूर्ति यही करता है और प्रचंड बेरोजगारी कृषि में पाए जाते हैं। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों का क्लास कवर कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपका रिविज़न हो जाए। कौन सा कार्य कृषि लागत और मूल्य आयोग का नहीं है? कृषि लागत और मूल्य आयोग कौन सा काम नहीं करता? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करता है क्या? कृषकों के लिए समर्थन वास्तविक आय स्तर का सुनिश्चित काम करता है क्या, कि कृषकों का जो वास्तविक आय है वो सुनिश्चित हो? क्या लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करता है क्या? नेक्स्ट कह रहा है कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। चौथा कह रहा है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का निश्चय करता है। क्या काम है जो नहीं करता है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग? आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से कौन सा काम है जो नहीं करता है? तो पहला तो सही है कि कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करने का कोशिश करता है, इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है ताकि ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, ना कोई बहुत सस्ते मिले ना कोई बहुत महंगे मिले। तो आप सभी को पता है कि 5वां नहीं है, कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है ना, अधिकतम समर्थन मूल्य थोड़ी जारी करता, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। पढ़ाई हूँ आप लोगों को। और उचित दर उपलब्ध कराना चाहता है और उनकी आय को, कृषकों की आय को स्थिर करना चाहता है, उनको मोटिवेट करना चाहता है, उनकी स्थिति को सुधारना चाहता है, उनके साथ अन्याय ना हो, उनका जो मतलब लागत लगता है कम से कम उतना उनको प्राप्त हो जाए, ये सारे काम करता है। वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। दूसरा कह रहा है 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभागीय निवल कर राजस्व में 42% राज्यों को आवंटित करने की
सिफारिश की। तीसरा कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष SK सेन हैं और चौथा कह रहा है SK सेन ने 41% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। आपको बताना कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा। और पाँचवा है उपरोक्त सभी। आप सभी को ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में पढ़ाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पढ़ाया हो। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़िए और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अगर आप लोग उसको बार बार रिवीजन कर लें तो आपको अपनी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी और समस्या नहीं होगा। आगे देखिए, निम्न में से संघ के बजट के संदर्भ में कौन सा है जो गैर योजनाओं पे खर्च होता है। क्या रक्षा व्यय और शिक्षा गैर योजना है। क्या ब्याज अदायगी और स्वास्थ्य गैर योजना है। क्या वेतन और पेंशन गैर योजना है। क्या उपादान गैर योजना है। क्या उपरोक्त सभी गैर योजना है। आपको बताना है कौन सी है जो संघ के बजट से गैर योजनाओं पे खर्चा होते हैं। आपको उनका ऑप्शन बताना है। तो आप सभी को मैंने ट्रिक दिया था कि एक से अधिक बातें सही हो तो सभी सही हो जाते। ये सारे गैर योजनागत हैं। रक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, ब्याज हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, वेतन हो गए, पेंशन हो गए, उपादान हो गए, सब्सिडी हो गया, ये सब क्या हो गए हैं आपके, ये सब गैर योजनागत व्यय हैं। अगला देखिए, राजकोषीय घाटा किसे कहेंगे। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों को, राजस्व व्यय में से माइनस राजस्व प्राप्तियों को, पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण को, या बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। आपको बताना है कौन सा है जो आपका राजकोषीय घाटा है। और आप सभी को पता होगा मैंने पढ़ाया था राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा है जो सही सुमेलित है। क्या आय कर प्रत्यक्ष कर है। क्या सीमा कर अप्रत्यक्ष कर है। क्या उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार का अधिकतम कर आय स्रोत है। क्या मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सही सुमेलित है। तो आपका जो सही है बच्चा लोगों, केवल और केवल आपका तीसरा सही है। उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार का अधिकतम आय का स्रोत है। आयकर प्रत्यक्ष है इसलिए, और आपका सीमा कर जो है अप्रत्यक्ष है। मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम आय का स्रोत नहीं है। केवल और केवल आपका तीसरा सही है। सब आपका पढ़ा हुआ है, सब आपका रिवीजन करवा रही हूँ मैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके लिए शानदार है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। भारतीय जीवन बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण क्या 1956 में हुआ था। स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण क्या 1955 में हुआ था। क्या बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 1949 में आया था। क्या RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। क्या भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। क्या राष्ट्रीयकरण RBI का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। क्या है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। और शानदार प्रश्न है आपका, जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4, जो कि बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 1948-49 में आया था और 48-49 के तहत 1949 में ही RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसलिए गलत है। बाकी सही है कि जीवन बीमा कंपनी का 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्टेट बैंक का 55 में हुआ था। आपका जो बैंकिंग और नियंत्रण अधिनियम है ये 48 से 49 में आया था। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। और आप देखते हैं कि 80 के आसपास फिर से 5 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हो गया था। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में आया था। 1948-49 का जो बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम है इसी के तहत 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार है। कह रहा है निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के उपकरण या साख नियंत्रण के साधन में कौन परिमाणात्मक साख और गुणात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि RBI 2 तरह की नीतियां अपनाती है, जो है मौद्रिक नीतियों को कंट्रोल करने के लिए या साख को नियंत्रित करने के लिए। एक परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक। मैंने बताया था कौन कौन से हैं जो परिमाणात्मक हैं और कौन कौन से हैं जो गुणात्मक हैं। आपको बताना फिलहाल इसमें से कौन कौन से हैं जो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों को मिला के होंगे, जिसके द्वारा RBI नियंत्रित करता है साख को। पहला कह रहा है बैंक दर, न्यूनतम सीमा या मार्जिनल निर्धारण।
दूसरा कह रहा है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा दर आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा। और नैतिक दबाव। तीसरा कह रहा है खुले बाजार की क्रियाएं, साख की राशनिंग जिसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री होती है। चौथा कह रहा है रेपो और रिवर्स रेपो रेट और उपभोक्ता उधार का नियमन। और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी जो है गुणात्मक और जो है सुरक्षात्मक में शामिल हो जाएंगे, यानी कि परिमाणात्मक में शामिल हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि परिमाणात्मक में वो आते हैं जिसमें दर को घटाया बढ़ाया जाता है, जैसे बैंक दर और आपका न्यूनतम सीमा अनुपात, इसके अलावा सीमांत अस्थायी सुविधा दर और आपकी खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो रिवर्स रेपो, ये सब क्या है, परिमाणात्मक है। मार्जिनल निर्धारण, नैतिक दबाव सा, और इसके अलावा आप देखेंगे साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार पद नियमन, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, गुणात्मक में आ जाएंगे। तो ये सारे मिला के कंट्रोल करते हैं, साख का नियंत्रण करते हैं। ये सारे तरीके आरबीआई के द्वारा अपनाए जाते हैं। ये सारे याद रखिएगा, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पढ़ाया हो मैंने, बस आप लोग अगर रिवीजन करें तो आपको सब पता है। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सुमेलित है। क्या एफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी? क्या आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में हुई थी? क्या आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी? क्या नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी? क्या यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी? क्या सभी बातें सत्य हैं? आपको बताना है कौन सी वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना सही सुमेलित है। और ये सब आपका पढ़ा हुआ है, मैंने सब कुछ लिखाया है, पढ़ाया है, क्रम वगैरह बताया है, तो सभी सही हैं। एफसीआई की स्थापना 48 में हुई थी, आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में, आईडीबीआई 64 में, नाबार्ड 82 में, यूटीआई 1964 में। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं बच्चा लोग। बस मैं आज आपका फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ कि हो सकता है आपको कुछ मदद मिल जाए। मैंने हर महत्वपूर्ण टॉपिक को लेने का कोशिश किया है। भुगतान संतुलन के बारे में कौन सा चालू खाता कहा जाता है? चालू खाते में भुगतान संतुलन के क्या आते हैं? पहला कह रहा है आदृश्य यानी कि सेवाओं का संतुलन, दूसरा कह रहा है व्यापार का संतुलन, तीसरा कह रहा है विशेष वस्तुओं का आयात, चौथा कह रहा है किसी देश द्वारा सेवाओं और वस्तुओं का आयात निर्यात का समस्त लेन देन। इसमें से कौन सा है जो भुगतान संतुलन की परिभाषा को बता रहा है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि व्यापार संतुलन में वस्तुओं का व्यापार होता है, भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं दोनों का होता है। यानी कि अगर ये दोनों का ऑप्शन होता तो ये दोनों मिला के भी सही हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के ऑप्शन नंबर 4 है। किसी देश द्वारा सेवाओं और वस्तुओं का आयात निर्यात जो समस्त लेन देन होता है उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं, जिसमें आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं। तो आपका चौथा ज़्यादा सटीक आंसर है, इसलिए चौथा सही हो गया। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पीछे होने के लिए कौन से कारण हैं जो जिम्मेदार हैं? पहला कह रहा है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। क्या यहाँ पे कोई चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। दूसरा कह रहा है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। तीसरा कह रहा है साहसीपन का अभाव, अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी चीज़ें भारतीय अर्थव्यवस्था के पीछे होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो बताएंगे कौन सी चीज़ है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पीछे होने के लिए जिम्मेदार है? तो निश्चित ही बच्चा लोग सब पढ़ाया है आप लोगों को। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात भी है, बहुत ज़्यादा पूंजी लगाइए उतना बेनिफिट नहीं होता। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, साहसीपन का अभाव है लोगों के अंदर, इच्छा शक्ति नहीं है या कम है, अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं हैं। उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। आज मैं बस आप लोगों को महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स का रिवीजन करवा रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हो सकता है भूल गए हों। कौन सा है जो सही सुमेलित है? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, क्या ये 1999 में आया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत क्या ये 2009 में हुआ है? महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम, क्या ये 1986-87 का है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम क्या 2005 में आया है? क्या उपरोक्त सभी सही हैं? तो चलो क्या सही हो जाएगा? नो डाउट आप सभी को पता है क्योंकि सब पढ़ाया है मैंने। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। महात्मा गांधी जिसको मनरेगा कहा जाता है, ये गांव के गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए आया था। ये महिलाओं को रोजगार और कार्यक्रम प्रशिक्षण के लिए आया था। ये माध्यमिक शिक्षा में अभियान को चलाया गया था 2009 में, और स्वर्ण जयंती रोजगार के तहत लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया गया था। तो सभी बातें बिल्कुल सही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक यानी कि मनी मल्टीप्लायर निम्न में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? आरक्षित नकद अनुपात में वृद्धि से, जनता के बैंकिंग आदतों में वृद्धि से, सांविधिक
नगद अनुपात में वृद्धि से, देश की जनसंख्या में वृद्धि से। तो पढ़ाया है आप लोगों को आपका जो मनी मल्टीप्लायर है किसके साथ साथ बढ़ता है, जनता के बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, समय ज़्यादा नहीं मिल पाया कि मैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना सकूं। बहुत प्रयास किया तो इतने क्वेश्चन मैं बना पाई, समय बहुत कम पड़ जा रहा है, इसमें मेहनत बहुत पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना हो सके दे पाए। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं वो कर रही हूँ। आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। खूब मेहनत करिए अपनी तरफ से, कोई कमी मत रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।